नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे यानी डीडी न्यूज पर दमदार 10 का वक्त है। दमदार 10 यानी अब से डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टॉक शो, डिबेट शो दो टूक अब से रात 10 बजे आने लगा है। 9 बजे नहीं, 10 बजे। टाइम एक बार फिर नोट कीजिए। अगर आप अब तक 10 बजे दो टूक के साथ जुड़ना शुरू नहीं हुए हैं तो आज ही अपने डायरी में लिख लीजिए और 10 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि दो टूक का समय बदला है पर तेवर वही हैं। दो टूक में हमेशा की तरह हम झूठ और फेक न्यूज को लगातार एक्सपोज करते रहेंगे, फेक एजेंडा को, फेक नैरेटिव को एक्सपोज करते रहेंगे और देश का सच जो आपके लिए जानना जरूरी है वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज एक और सच है, उसका खुलासा देश के सामने होना जरूरी है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ऐलान जो है, या यूं कहना चाहिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ये बड़ी कंटेंट के माध्यम से थी या फिर समय के माध्यम से थी, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब 70 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राहुल गांधी ने जो पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे कि वो चुनाव आयोग को लेकर के एक एटम बम फोड़ने वाले हैं, आज वो बम उन्होंने फोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा जो वोटर लिस्ट है वो लेकर के आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में किस तरह से चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर के किस तरह से वहां वोटों की रिगिंग की और वहां फर्जी वोट बनाए और चुनाव जीता। ये राहुल गांधी का आरोप है। लेकिन राहुल गांधी के आरोप के बाद कई दिलचस्प जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने कहा 70 मिनट से लंबी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद कई फैक्ट चेक होने लगे। उनका फैक्ट चेक भी हुआ और साथ साथ चुनाव आयोग ने एक तरह से राहुल गांधी को एक चुनौती दे दी। जी हां, राहुल गांधी को एक चुनौती दे दी और उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी के पास बहुत कम समय है। क्या चुनौती है ये आपको बताऊंगा, और राहुल गांधी कैसे इस मामले में, अगर उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की तो उनकी क्रेडिबिलिटी जा सकती है, और अगर चुनौती स्वीकार की तो उनको सजा मिल सकती है। ये दोनों चीज है जो अब राहुल गांधी के सामने है, ये दोनों चुनौतियां हैं। देखना है कि इस मामले में अब किस तरह से अगले कुछ दिनों में जो तमाम इवेंट्स हैं, जो तमाम चीजें हैं वो कैसे अनफोल्ड होती हैं, उस पर नजर रहेगी। लेकिन आज दो टूक में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे, इसको लेकर के जो फैक्ट चेक हो रहा है उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने दरअसल जो एटम बम फोड़ा है वो दरअसल वास्तव में वो धमाका है या फुस बम है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। राहुल ने फोड़ा बम, धमाके में कितना दम। मेरा आज का शीर्षक भी यही है, राहुल ने फोड़ा बम, जिसको वो एटम बम कह रहे थे, आज उन्होंने फोड़ दिया। लेकिन उसका धमाका जो है, उस धमाके में कितना दम है, इसका तो आकलन होना जरूरी है और दो टूक में हम वही करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर जो खबरधार है, इस खबर की जो धार है, जो एज है, उसको समझ लीजिए। इस खबरधार में क्या खबर के मुख्य बिंदु हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि इस खबर पर आज हम चर्चा करें, इस खबर के खबरधार समझ लीजिए। राहुल गांधी के एटम बम में है कितना दम, इसका फैसला होना बाकी है। राहुल गांधी ने तो कहा कि उन्होंने बम फोड़ दिया, लेकिन धमाका कितना असरदार है मालूम पड़ेगा। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की लिस्ट में वोट चोरी पकड़ ली है। ये राहुल गांधी का दावा है कि देखो हमने वोट चोरी पकड़ ली है। राहुल ने 5 तरीकों से फर्जी मतदान, जो लिस्ट है उसमें फर्जी मतदाता जोड़ने का गंभीर आरोप लगा। उन्होंने 5 तरीके बताए कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। पर सवाल उठ रहा है कि क्या ईसी ने राहुल के एटम बम को डिफ्यूज कर दिया है? क्या राहुल के एटम बम जो है वो उसको डिफ्यूज कर दिया ईसी ने? ईसी ने अपने दावों के समर्थन में राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए कहा। यहीं से ईसी ने राहुल के बम को डिफ्यूज करने की शुरुआत की है, कहा शपथ पत्र दे दो। ईसी ने राहुल गांधी को शपथ पत्र भेज दिया है, बाकायदा उसकी प्रति भी भेज दिया है, जिस पर राहुल गांधी को कुछ नहीं करना, सिर्फ हस्ताक्षर करने और यह कहना है कि मैंने जो जानकारी दी वो सही है। और इसी में पेच ये है कि शपथ पत्र में जानकारी गलत निकली तो राहुल मुश्किल में फंस जाएंगे। यही सबसे बड़ा पेच है। राहुल गांधी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर शपथ पत्र में जानकारी गलत निकली, क्योंकि शपथ पत्र में गलत बयानी करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के तहत सजा हो सकती है।
227 के तहत राहुल गांधी को सजा हो सकती है अगर शपथ पत्र उन्होंने झूठा दिया। तो एक तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सामने एक चुनौती फेंकी है, उनको चुनौती दी है कि आओ शपथ पत्र साइन करो और उसके बाद आमना सामना हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक यह चुनौती स्वीकार नहीं की है। यह बड़ी बात है, राहुल गांधी ने अब तक इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। दिलचस्प यह है कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार सहित देश भर में एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण का फैसला सही साबित हो रहा है। अगर चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट में गड़बड़ है, गड़बड़ी होती है, तो फिर एसआईआर का फैसला गलत कैसे? तो राहुल गांधी लगता है कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं और चुनाव आयोग ने जो चुनौती फेंकी है उसको वो कैसे स्वीकार करेंगे, अगले 1-2 दिन में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसी पर चर्चा भी हम करेंगे और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उन पर खुली डिबेट भी होगी 2 टूक में। लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने क्या कहा और बाकी कांग्रेस और उनके समर्थकों ने क्या कहा और साथ साथ बीजेपी ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं? Election Commission has not been fair when it comes to giving out the sanitized voter list. It is their responsibility to give a clean voter list to the people. But what we have found, whether it's in Maharashtra or whether it's in Karnataka, that the voter list prepared by the Election Commission has a lot of flaws. उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है, तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर जो कुछ आज कहा सुना गया वो मैंने आपको सुनाया और अब आज की डिबेट को शुरू करेंगे। राहुल ने फोड़ा बम, धमाके में कितना दम, इसका फैसला होना बाकी है। उनका बम जो है वो कितना असरदार है और उस धमाके से कितना असर कहां हुआ है, इसका आकलन करना जरूरी है। और 2 टूक में आज यही करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान 2 टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का जल्दी से परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं पवन पटेल जी। घनेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं घनेंद्र भारद्वाज जी। और अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के तहत पहले 2-2 मिनट में राधिका खेड़ा और पवन पटेल दूंगा, 2-2 मिनट आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को लूंगा और उसके साथ इसकी डिबेट को शुरू कर दूंगा, खोल दूंगा डिबेट को। तो शुरुआत में पवन पटेल और राधिका खेड़ा जी को आमने सामने लाएं।
पवन पटेल जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी राधिका खेड़ा से जरूर चर्चा होगी, बाकी मेहमान भी उस पर अपनी बात रखेंगे। चुनाव आयोग से भी सवाल होने चाहिए, वो ठीक है आपने किया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये शपथ पत्र है जो आज चुनाव आयोग ने भेजा, क्या राहुल गांधी, एक तरह की चुनौती है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक तरह की चुनौती दी है, क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी शपथ पत्र को देंगे चुनाव आयोग को? 2 मिनट आपके पास। सोचना चाहिए कि सबसे पहले चुनाव आयोग, जो राहुल गांधी ने चुनौती दी है, उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार करे। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, इतने सारे फर्जी वोट डल ही नहीं सकते हैं, इतने सारे वोटों की चोरी हो ही नहीं सकती है। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे पहले राहुल गांधी जी ने मजाक करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं है। राहुल गांधी ने तो डंके की चोट पर रिपोर्ट करके बताया है कि 7 फीट ऊंचा आप दस्तावेज दोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया पे करोड़ों रुपए का विज्ञापन थूकने के बाद आप वो दस्तावेज दे रहे हो, आप डिजिटली वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। आप एक विधानसभा में 6 महीने पूरे वोट फैक्ट उन्होंने कलेक्ट किए और आज विथ एविडेंस पूरे मीडिया के सामने बता रहे हैं, तो उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को सबसे पहले वो चुनौती स्वीकार करना चाहिए मुझे लगता है, और राहुल गांधी तो चुनौती स्वीकार करने के लिए है ही, और पूरा विश्वास है कि जिस तरह गांधी अहिंसा के मार्ग में चलकर इस देश को आजाद कराया था, आज फिर दूसरा गांधी भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से लड़कर के फिर से इस देश को आजाद कराएगा। चलिए पवन पटेल जी, मैंने 2 मिनट दिया, आपने अपनी बात रखी। वैसे चुनौती आपने इतनी बार बोला, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं कि चुनाव आयोग ने पहले भी एक चुनौती दी थी, जब ईवीएम को लेकर कहा गया था ईवीएम हैक हो सकती है। 2 दिन तक ईवीएम रखी थी, आइए हैक करके दिखाइए, कोई चुनौती स्वीकार करने नहीं पहुंचा। और एक मिनट सर, अभी अरे सर सुना भी तो करिए, आपको मैंने 2 मिनट सुना, आप मुझे जो है 30 सेकंड सुनने के लिए तैयार नहीं। जी। हाँ, तो आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे सर, हमारा भी तो कोई राइट है, देश के पत्रकारों को भी कुछ अधिकार देंगे कि नहीं? दूसरी बात एक और, मतलब चुनाव आयोग स्वीकार करेगा नहीं करेगा, चुनाव आयोग की चुनौती आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, सब अपनी बात है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, आपसे कुछ देर पहले, बाकायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की तरफ से एक जो है बाकायदा एक जानकारी दी गई है, और इस जानकारी के तहत मैं आपको बता दूं कि जो आदित्य श्रीवास्तव और उसके अलावा एक और नाम जो दिया था विशाल सिंह का, और जिसको लेकर ये कहा था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ भी वोट है, यहाँ भी वोट है, यहाँ भी वोट है, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि इसकी हमने पूरी पड़ताल कर ली है, और ये दोनों नाम वाराणसी में और कहाँ बताया गया था। राहुल गांधी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 173, लखनऊ पूर्व, और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में इनके नाम अंकित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में के बारे में जो तथ्य दिए गए थे वो सही नहीं पाए गए। ये चुनाव आयोग ने बाकायदा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जानकारी दे दी है। अब इसको लेकर आगे जो जानकारी आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट राधिका जी को 2 मिनट दे दूं, फिर डिबेट को खोलूंगा। राधिका जी, सवाल तो ये गंभीर है, आखिर वो चुनाव आयोग की ही तो लिस्ट दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग की लिस्ट दिखाकर ही बता रहे हैं कि देखिए ये नाम है, ये नाम है, ऐसे है, वैसा है, और जो तरीके उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, वो चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोग भी उठा चुके हैं। दिल्ली में आप लोगों ने पूरा एक ही घर में कितने कितने वोटर हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने जा जाके वो निकाला था। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ तो देश भर में होती हैं, तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं? सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा हुआ आपने दिल्ली की बात गिनवाई अशोक जी। दिल्ली में जो हमने ये जाके घर घर वोटर गिनवाए थे वो चुनाव के पहले हुआ था, चुनाव के बाद नहीं, नतीजे आने के बाद नहीं। हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव के पहले वोटर लिस्ट दी जाती है, और बूथ कार्यकर्ता, संगठन में अलग अलग लेवल पे कार्यकर्ता होते हैं, विधानसभा कार्यकर्ता, लोकसभा की कमेटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट चेक कर सके कि कौन सही वोटर है या नहीं। पन्ना प्रमुख होते, वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास बूथ के टेबल पे बिठाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं होते, इसीलिए उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ना कैपेसिटी है, ना लोग है जो घर घर जाके वो चेक कर सके। इसीलिए अब देखिए, जब रिजल्ट आ जाते हैं, जिन सीटों पर राहुल गांधी जीत जाते हैं, वहां पे सब कुछ ठीक होता है। आज उन्होंने पूरे देश के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या एक वो लेक्चर चल रहा था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, उन्होंने कई सीटें गिनवाई। उन्होंने ऐसी सीट गिनवाई कर्नाटक की जिसमें हमेशा हम जीतते आ रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने
एक बात बड़े आराम से स्किप कर, मैं बात करती हूँ अमेठी सीट की। 2014 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे तो 2.38 लोग ऐड करे गए थे और राहुल गांधी वहां पे 1 लाख कुछ वोटों से चुनाव जीते थे और स्मृति जी हारी थी। 2019 का जब चुनाव हुआ तो वहां पे नए वोटर मात्र 74,000 ऐड करे गए, जहां पे फिर स्मृति जी करीबन 40-50 हजार वोटों से जीती। तो ये जो 2.38 लाख वोटर ऐड हुए थे जिसकी वजह से राहुल गांधी जीते एकदम से एक लोकसभा में, और वो भी अमेठी जैसी जगह। आप और हम भी जानते हैं कि गांधी परिवार ने कुछ ऐसा काम तो किया नहीं अमेठी में कि लोग वहां कहीं और से दूर से आके पलायन करके अमेठी में बस जाए। 2.38 लाख वोटर अमेठी विधान लोकसभा में ऐड होना कोई मामूली बात नहीं है अशोक जी। ना वहां पे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ना पढ़ाई का कुछ है, सड़कें ऐसी हैं। क्योंकि हम जब भी अमेठी और रायबरेली जाते हैं, आप भी कई बार गए होंगे, वहां पे देख के ऐसा लगता नहीं कि ये 2 सीटें ऐसी हैं जो गांधी परिवार के पास परंपरा से कितने सालों से है। तो इतने वोटर वहां पे कैसे आए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। और आज धन्यवाद देती हूँ मैं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक राहुल गांधी को एक वो भेजा है नोटिस कि वो भर के शपथ पत्र दे। एक बात अगर आपने नोट करी होगी, 10 सेकंड दीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा मैं इलेक्शन कमीशन और किसी से बात नहीं कर रहा हूं, ये यंग वोटर्स के लिए। तो इसका मतलब ये साफ है ना वो शपथ पत्र पे साइन करेंगे और जैसे आरएसएस को झूठा बोलने के लिए माफी मांगते हैं, चौकीदार चोर पे माफी मांगते हैं, इसलिए शपथ पत्र से भाग रहे हैं। ठीक है, मैं आपका 2 मिनट पूरे हुए, आपने कुछ समय, मैं पवन जी 10-12 सेकंड आपको दे रहा हूं जल्दी से रिस्पॉन्ड करने के लिए, फिर मैं गणेंद्र जी के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि आपने कहा चुनौती की बात आपने शुरू में ही कहा था, मैंने आपको एक यूपी का बताया, इसके अलावा चुनाव आयोग की वो चिट्ठी भी मेरे पास है जिसमें चुनाव आयोग ने बाकायदा राहुल गांधी जी को कहा था कि आपके पास जो भी सबूत प्रमाण है वो लेकर आइए। अब सवाल ये है कि आप ना जाते हैं चुनाव आयोग के पास, ना उनको सबूत देते हैं, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति किस टाइप से हुई, किस परिप्रेक्ष्य में हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी उनकी बिटिया को वहां का डीएम भी बना दिया गया है नोएडा का, तो जो परिपेक्ष्य चल रहा है, कहां पे जाएं कहां पे न जाएं उसकी बात नहीं है। आखिर किसने दिया है चुनाव ये जानकार राधिका जी आ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं सर 1 मिनट, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्या आपके पास प्रमाण है कि उनकी बेटी को डीएम बनाया गया? कहां से आप खबर लाए हैं, मुझे बताए। नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, शायद नोएडा का डीएम अभी मेरी। राधिका जी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं आप? जी देखिए, क्या है ना, जिन लोगों ने नवीन चावला जैसे आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, जिसके ऊपर कई सारी सबूत है कि किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने, मैं आपके बीच में नहीं बोली, चुपचाप सुनिए, जब झूठ परोसा है तो उसका पर्दाफाश होते सुनिए। अच्छा, मेरी बारे में आप बोल रहे हैं, और मैं नवीन चावला का जिक्र, मैं नवीन चावला का इसलिए जिक्र कर रही हूँ, नवीन चावला ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी को किस तरीके से मदद करी थी सब जानते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कैसे सोनिया गांधी के साथ पढ़ती थी, क्या क्या करती थी सब जानते हैं। कैसे उनकी नवीन चावला की एनजीओ में सारे के सारे, देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि मैं भी यही कह रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट राधिका जी रुकिए, पटेल जी रुकिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये कोई पैरामीटर नहीं होता कि चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है। ये पैरामीटर पटेल जी आपने अभी खड़ा किया कि भाई देखिए आयुक्त तो किसके बच्चे कहां है कहां नहीं है, ये एक बड़ा पर्सनल मैटर। तो सुनिए ना सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आपने खुद कहा ये पैरामीटर नहीं होता, तो पैरामीटर तो नवीन चावला के लिए कोई दूसरा होगा, आज के चुनाव आयुक्त के लिए दूसरा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो फैक्ट है उसको फैक्ट पे बात करना चाहिए। मैं गणेंद्र जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं लौटता हूं। गणेंद्र जी, इस पूरे विवाद पर आपको क्या लगता है? आप लोग दिल्ली चुनाव के समय कह रहे थे गड़बड़ हुई है, आज राहुल गांधी कर्नाटक और साथ साथ ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर तो उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, जबकि एसआईआर पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ हैं और आपने एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस का साथ देने का तय किया। देखिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चंडीगढ़ में हमने देखा किस तरीके से इनके वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अनिल बसी, मेयर का इलेक्शन हो रहा था, किस तरीके से वोट इधर से इधर डाल दी, वो तो सीसीटीवी कैमरे में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर करा कि अनिल बसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अनिल बसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली चुनावों में खुद उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, एक विधानसभा में 11,000 वोटों को डिलीट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष
वहां पर रिक्वेस्ट डालता है। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके से वोट काटी गई, इस तरीके से वोट ऐड की गई। और दिल्ली में भी यही बिल्कुल सेम चीज थी कि एक आदमी की दिल्ली के अंदर एक बूथ पे, एक विधानसभा में 4-4 जगह वोट थी। दिल्ली के अंदर एक आदमी की एक से ज्यादा विधानसभा में वोट थी, उसी आदमी की यूपी में वोट थी, उसी की हरियाणा में वोट थी। और ये सारी वोट कब बनी? बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले। इस तरीके से हर विधानसभा में वोट ऐड हुई, वोट डिलीट हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, और एक सांसद के घर पे लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले हुआ था, 6 महीने पहले सांसद के घर पे 3 वोट थी, फिर एकदम से 80 वोट होगी। और दिल्ली में जितने लुटियन जोन में सांसद थे, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, किसी घर में 100 वोट ऐड हुई, किसी घर में 150, किसी में 200, किसी में 250, ये सब हो रहा था। खुलेआम पैसे बट रहे थे, खुलेआम साड़ियां बट रही थी। अरविंद केजरीवाल रोज कह रहे थे, रोज हम जाके इलेक्शन कमीशन को विद डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंस गणेंद्र जी 2 सवाल, गणेंद्र जी 2 सवाल, गणेंद्र जी 2 सवाल। मैं पहला सवाल मेरा वही है जो मैंने पहले आपसे पूछा कि कांग्रेस और बाकी पार्टी, आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? और दूसरी बात, आपने सवाल यह, प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही आपने की हो, सवाल है कि आप लोग इसको लेकर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आप इसको लेकर सुप्रीम, आप लोगों के पास बहुत अच्छे काबिल वकील हैं सर। अशोक जी, देश के अंदर अगर चुनाव आयोग नाम की अगर कोई संस्था नहीं बची, आप कह दीजिए आज कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, सारी चीजों के लिए आप कोर्ट में जाओ, कल से कोर्ट में जाएंगे। चुनाव आयोग की अगर सर कोर्ट में तो जा रहे हैं ना सर, हो जाएगी, अगर चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, गणेंद्र जी, गणेंद्र जी देखिए, गणेंद्र जी देखिए, गणेंद्र जी एक बात सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं, जिस देश के अंदर 60-70 करोड़ लोग वोट देते हो, हर 6-6 महीने पे वोट देते हो, वो इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि उनके मन में क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है चुनाव आयोग की। वो मानते हैं कि चुनाव आयोग या देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर है, इसलिए 60-70 करोड़ लोग निकलते हैं, अपना वोट देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं, क्रेडिबिलिटी है, सुनिए मेरी बात ना, क्रेडिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं है ये देश की जनता तय करती है। विश्वसनीयता का पैमाना तो कोई कोर्ट तय नहीं करेगी ना, विश्वसनीयता का पैमाना तो देश की जनता तय करती है। अगर 60-70 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना सर, अगर 60-70 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो बनी हुई है। जो नेता उठते हैं उसके बाद गिरते हैं, गायब हो जाते हैं, तो विश्वसनीयता का संकट उनके सामने भी खड़ा होता है ना कि तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको लगता है चुनाव गलत हो रहे हैं तो इस देश में एक सिस्टम है, संविधान है, जिस संविधान को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां घूमती हैं, वही संविधान तो कहता है अगर आपको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ हुई है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में यह नहीं लिखा कि चुनाव अगर गड़बड़ी हो, मेरी बात बस 10 सेकंड, संविधान में कहीं यह नहीं लिखा। राहुल गांधी जी से भी मेरा सवाल आज यही है, वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हो, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अगर चुनाव जो है, चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसका तरीका है आप देश की अदालत के पास जाइए, लेकिन आप नहीं, वैसे संविधान की बात करेंगे, वैसे जो है संविधान को भूल जाएंगे। तो गणेंद्र जी आपका मुद्दा क्यों नहीं उठाया बाकी पार्टियों ने दिल्ली में? अशोक, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, इस देश के अंदर टीएन शेषन साहब भी चुनाव आयुक्त रहे, कृष्णा मूर्ति साहब भी रहे, इस देश के अंदर लिंगदो साहब भी रहे, बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त रहे। उन्होंने पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को रिफाइंड करा और इस देश में राजीव कुमार जैसे लोग भी आए, इस देश में नवीन चावला जैसे भी लोग आए, जिनका हर डिसीजन कंट्रोवर्शियल ना, जिन्होंने तय समय पे सरकारों की मदद करी, ये देश देख रहा है। मैं जो कह रहा हूं कि आप ये कहिए कि हर चीज के लिए हम कोर्ट के पास जाएं, अगर कोर्ट ये सब कुछ करेगी तो इंस्टीट्यूशंस का क्या इंसाफ कहां होगा सर? गणेंद्र जी इंसाफ कहां होगा? सड़कों पर होगा इंसाफ, रामलीला मैदान में इंसाफ होगा। आप लोगों ने भी रामलीला मैदान में बैठ करके लोगों को बड़ी बड़ी बातें कही थी ना, क्या हुआ? आप लोगों की क्रेडिबिलिटी आज सवालों के घेरे में है। तो सवाल मैं कह रहा हूं, इस देश में अगर अदालत में आप नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? क्या सड़कों पर इंसाफ करोगे? सड़कों पर इंसाफ करना चाहते आप? मुझे नहीं, एक मिनट सर, मुझे ये तर्क जो है ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हम हर चीज के लिए अदालत की हो जाए। वैसे तो आप कहोगे कि कानून व्यवस्था में भरोसा है, लेकिन जब अदालत जाने की बात होगी तो आप अदालत में नहीं जाओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, आरोप लगाओगे और उसके बाद जब आरोप साबित करने की बात आएगी तो आप भाग जाओगे। ये कौन सा तरीका है? रुकिए, अब आपको मैं अवधेश जी को इस डिबेट में लेना चाहता हूं, एक मिनट, मैं अवधेश जी को इस डिबेट में। अवधेश जी, ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं, ये सवाल है कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? क्योंकि आज जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पीछे शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा इतिहास में, हम ये ना भूलें
कि ये ठीक है कि आरोप सब लोग लगाते रहते, बीजेपी ने भी नवीन चावला के ऊपर आरोप लगाए थे, लिंगदो जी पर लगाए थे, वो सब ठीक है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से चुनाव आयुक्तों की फोटो लगा करके और उसके बाद डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड का बोर्ड लगा करके इस तरह से तो किसी ने काम नहीं किया था। तो सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी हम बिल्कुल धूल धूसरित करना चाहते हैं, एक संवैधानिक संस्था, और उसके बाद हम कोर्ट भी नहीं जाना चाहते, हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, तो कौन सा राज चलाना चाहते हैं हम? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी पर हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं। अभी देश को तय करना होगा कि जिस प्रकार के हमको इस देश में विपक्ष के नेता मिले हैं, उससे देश की राजनीति, देश की संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया एक्टिविस्ट कैसे निपटे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी की शैली अब बिल्कुल साफ हो गई है कि आपको सभ्यता से, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। असभ्य तरीके से, गरिमाहीन तरीके से किसी को भी अपमानित करना, किसी के साख को भी मिनट में बट्टा लगा देना और अपने को हीरो साबित करना उनकी रणनीति का एक अंग हो चुका है। ये जो कुछ बोल रहे हैं, देखिए, मानसिक खोखलेपन का, बौद्धिक खोखलेपन का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। वो तो देवेंद्र फडणवीस ठीक कह रहे थे, उन्होंने पिछली बार बताया था कि महाराष्ट्र में जो है 5 साल में 31 लाख वोट बढ़े और 5 साल में 40 लाख बढ़ गए, 44 लाख बढ़ गए। मैंने 75 लाख बताया था, उन्होंने आज 1 करोड़ बता रहे हैं। और चुनाव आयोग ने आंकड़े रख दिए कि भैया 2004 से 2009 के बीच भी 1 करोड़ बढ़ा था, 2009 से 2014 के बीच जो है 65 लाख बढ़ा था, 2014 से 19 के बीच भी 71-72 लाख बढ़ा था। लगभग यही बढ़ने का रेशियो रहता है। तो ये जो कुछ भी इस समय ये है, राहुल गांधी जी की जो पॉलिसी, मुझे समझ तथ्यों पर बहुत ज्यादा उसमें तथ्य है नहीं, तो आप क्या जाएंगे। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूं, आप कह रहे हैं तथ्य नहीं है देश जी, वो पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं 7 फीट स्प्रिंग जैसा कुछ पैदा कर दें, सारे बट्टा लगा दें कि सत्ता सबको अरब स्प्रिंग हो जाए, कुछ श्रीलंका जैसी कुछ चीजें हो जाए, या फिर बांग्लादेश जैसा चीज हो जाए और लोग उठे और खदेड़ के भगा दें। इतना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, बिहार पर कर दिया है, एक जनता सड़क पर नहीं उतर रही है, महाराष्ट्र में कोई सड़क पर नहीं उतरा इनके कहने से। तो इसका क्या अर्थ है, कैसे निपटा जाए? ये सवाल नहीं है कि क्या आरोप लगा रहे हैं। भाई, चुनाव आयोग ने दिया है, क्योंकि ये जो कानून 1960 में बना था, जब फर्जी वोटर के ज्यादा आरोप लगाने लगे थे, तो एक शपथ पत्र बनाया गया कि भाई आपको आरोप लगाना है, इसको भरिए। हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की जो धारा है 22(3) भी, उसके तहत आप शपथ दीजिए कि सही बोल रहे हैं, हम जांच करेंगे, सही निकलेगा तो आपकी बात मानी जाएगी, नहीं निकलेगा तो आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो अब अगर भी तरीका है कोई ना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कोई बात कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कि बाहर बोल के रहेंगे। चुनाव आयोग में आपके नियम के अनुसार अगर आपने बाहर लगा दिया है, तो आप क्यों नहीं देने जा रहे हैं? ठीक, और नहीं देने जा रहे हैं तो इसलिए तो तय करना पड़ेगा ना कि भाई राहुल गांधी जी के शैली से कैसे निपटेंगे। ये जब सारी सभ्यता को, सारी गरिमा को ताक पर रख के और देश में चाह रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग कुछ हो जाए, तो उस पर डिबेट करने में तो ये डिबेट करना चाहिए ना कि इनका सामना कैसे किया जाए। नहीं, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं उसके बाद भी उनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, ये बात तो हम देख रहे हैं ना। तो ये तो जनता ही तय करेगी ना, और तो कोई तरीका नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी की सुनिए अपनी राजनीति होती है। अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीति थी, राहुल, तो वो तो जनता तय कर देगी ना किसकी राजनीति सही है। बिहार में 1990 से कांग्रेस खत्म है, उड़ीसा में कांग्रेस समाप्त हो गई है, वहां तो उड़ीसा में तो अब बीजेपी आई है ना, पहले तो नवीन पटनायक थे, बंगाल में ये साफ हो गए हैं 1977 से आज तक। अवधेश जी, ये बात कई बार आ चुकी है, कांग्रेस का सफाया कैसे स्टेट से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में सोचिए कि 15 साल से खाता नहीं खोला है, उसके बाद भी अगर राहुल गांधी को यही राजनीति सूट करती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप, या उसकी चिंता आप और हमें नहीं करनी है, राहुल गांधी को करनी है। ये पटेल जी करेंगे। लेकिन राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं पटेल जी के पास जाऊंगा। मैं 2 चीजें यहाँ कहना चाहती हूँ। पहले आम आदमी की प्रवक्ता कह रहे थे कि 11,000 वोटों को हटाने के लिए आवेदन दिया, तो सिस्टम क्या
होता है, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन तैयार करती है, वो उनका काम है। अपील और आपत्तियां दर्ज करना वो सभी दलों का काम है। आपके बूथ एजेंट कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते थे, आप भी अपील देने सकते थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ना मुझे ऐसा पता है कि ये कहीं पे ऐसा लिखा हो कि 11,000 वोट अगर कुछ गड़बड़ लग रहे हैं उसके खिलाफ अपील देना कोई अपराध है, तो करिए भाई केस और जेल में डलवाइए उनको। तो ये बचकानी बातें मत करिए। आप लोग भी कई अपील दिए हैं और आप लोगों ने किस तरीके से एक रेंट एग्रीमेंट में कितने लोगों की वहां पे सूचियां तैयार करवाई थी और उनकी वोटर बनवाई थी, सब जानते हैं। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं, राहुल गांधी पर वापस। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा ही ऐसा डायलॉग बोला कि मैं पॉलिटिशियन हूं, जनता से जो कहता हूं तो वो शपथ पर कहता हूं, जब उनको कहा गया कि शपथ पर साइन करिए। तो एक बात तो आज स्पष्ट और साफ कर दी राहुल गांधी ने कि जो भारत के लिए कहते हैं कि भारत लोकतंत्र नहीं रहा, वो भी उन्होंने शपथ में कहा। जब राहुल गांधी कहते हैं गलवान में भारतीय सेना को पीटा गया है, हमारे सैनिक पिट के आए हैं, तो वो भी उन्होंने शपथ में कहा। जब वो कहते हैं कि हिंदुत्व में लोगों को मारने का काम होता है और हिंदुइज्म के बारे में गलत बातें पार्लियामेंट से बोली थी, वो भी उन्होंने शपथ पे कही थी। जब विदेश में जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र मर चुका है, वो भी शपथ पे कहा। और जब ये कहते हैं आज ट्रंप की बात में हाँ में हाथ डालते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो वो भी उन्होंने शपथ पे कहा। तो आज तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया और क्लियर हो गया कि चाहे चौकीदार चोर है, चाहे कोई भी उनके सारे के सारे इल्जाम रहे हो, वो सारे के सारे राहुल गांधी ने बतौर शपथ पर कहे थे। नहीं, तो ये जो ऐसे उनकी कई शपथ मैं भी याद दिला दे सकता हूं। पवन पटेल जी, उन्होंने शायद शपथ लेके ये कहा था कि भैया भारत में कोई भी जितनी मिस इंडिया आज तक बनी है उनमें से कोई अल्पसंख्यक नहीं थी, कोई मिस इंडिया जो है वो जो है ओबीसी और पिछड़ी नहीं थी। उसकी तो हमने पूरी लिस्ट निकाल दी। भारत की पहली जो मिस इंडिया थी वो अल्पसंख्यक समुदाय की थी, और ओबीसी और दलित में से कितनी बच्चियां जो है वो मिस इंडिया बन चुकी। फिर राहुल गांधी ने अगर शपथ लेके ये कहा था कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, तो भैया इसका तो फैक्ट चेक जो है गली गली मोहल्ले में सारे सिख जो है शान से पगड़ी पहन के घूम रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं। तो उनकी बात उनके कह देने से उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये तो देश की जनता, और अभी चुनाव का जिक्र किया अवधेश जी ने, वो तो देश की जनता तय कर रही है ना। तो फिर सवाल है शपथ पत्र दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने भी कई सारी चीजें शपथ में कही थी, उस शपथ के बारे में भी आप लोग जानकारी निकाल लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आतंकवादियों को, पवन जी, ये बयान राहुल जी का है, ये बयान राहुल जी का है। किस संदर्भ में ये बयान कहा जा रहा है? राहुल जी से जब आज पूछा गया कि भाई शपथ पत्र देंगे, तो उन्होंने कहा मेरा वचन ही मेरा शपथ है। तो फिर उस संदर्भ में कहा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं शपथ नहीं दे रहा, मेरा वचन ही मेरा शपथ है, ये नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने कहा है। इसलिए राहुल गांधी के अगर वचन उनके शपथ है, तो फिर उनके वचन जो हैं वो बार बार झूठे साबित हुए हैं सर। अभी राधिका खेड़ा जी ने कई सारे शपथ का जिक्र किया, तो मैं भी उसी शपथ का जिक्र कर रहा हूं। अरे राहुल गांधी जी ने कहा, आपने अपने एक मिनट राधिका जी रुकिए, आपने पवन पटेल जी, आपने राहुल गांधी जी का बयान सुना, देखा? राहुल गांधी जी ने कहा मेरा बयान मेरा शपथ है। वो कह रहे हैं मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, और आज जिसने बोला, तो क्या उसका फैक्ट चेक नहीं होगा क्या टीवी डिबेट में? उसका फैक्ट चेक करके नहीं बताया। मैं ये कहता हूं कि जो 30 से 45 दिन की वीडियोग्राफी जो होती है उसको डिलीट करने का आदेश क्यों दे दिया? आज इनको वीडियोग्राफी सबके सामने दिखा देनी चाहिए। ये राहुल गांधी झूठ बोल रहा, ये इतने बार मत नहीं किया, क्यों नहीं दिखाया? वीडियोग्राफी को क्यों डिलीट कर दिया गया? डिजिटल की जब वोटर लिस्ट मांगी गई तो क्यों नहीं दिया गया? इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं। वो डंके की चोट पर कह रहा है कि एक कमरे में 80 लोग रह रहे हैं, 1 बेडरूम में 80 लोग कैसे रह सकते हैं? 70 साल की महिला पहली वोटर कैसे हो सकती है? वो फैक्ट के नहीं है। आप लोग कोई फैक्ट नहीं दिखा दीजिए। ये फैक्ट नहीं है तो क्या ये बताइए ना। ओके ठीक है, ओके राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं भाई ये सारे फैक्ट है, वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ जाते हैं, ये सब फैक्ट बता रहे हैं पवन पटेल जी। नहीं तो हम कहते हैं वोटर लिस्ट में आपके एक चीज का जवाब जो हुई होगी, मतदान केंद्र की 2 मिनट बोलिए बोलिए, मतदान केंद्र की जो वीडियोग्राफी हुई होगी उस वीडियोग्राफी को आप सार्वजनिक कर दीजिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसमें इतने लोग वोट नहीं पड़े हैं। आप रिपीट कर रहे हैं राधिका जी को जवाब, पवन पटेल जी आप रिपीट कर रहे हैं, आप ही का सवाल राधिका जी जवाब दे रही हैं, रिपीट मत करिए प्लीज। कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, उनको बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है। शायद अगर वो दिल्ली में जाके होके आए, महाराष्ट्र मुंबई में होके आए, तो एक फ्लोर पे एक मिनट पवन पटेल जी रुकिए, पवन पटेल जी तो मैं आगे बोल लूं, एक फ्लोर पे पवन पटेल जी 1 मिनट रुकिए ना, उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। राधिका जी 1 मिनट, राधिका जी 1 मिनट, राधिका जी आप जिस पर बोल रहे हैं उस पर मेरा भी एक काउंटर क्वेश्चन है, वो भी ले लीजिए। एक घर में 80-80 लोग थोड़ी रह सकते हैं,
बिल्कुल 80 लोग नहीं रह सकते, लेकिन ये भी सच है कि आप जाइए, कांग्रेस के शहजादे ने ऐसे घर देखे नहीं है। दिल्ली में भी बहुत जगह है, मुंबई में भी है, हर बड़े शहर में है, जहाँ पे फिर ये आदमी बोलेंगे, फिर मैं इनके बीच में इतना बोलूंगी कि इनको सांस नहीं लेने दूंगी। पवन पटेल, जब आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहा कोई, आप सुनिए तो सही ना, आप सुनिए तो सही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सब सुन रहे थे ना, तो चुपचाप सुनो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो एक मिनट पवन पटेल रुकिए, मुझे आपकी आवाज कम कर, मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसा मत करिए। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। बोलिए बोलिए राधिका। वापस आते हैं, जो बात इनको चुभ रही है वो फिर बोलती हूँ कि शहजादे को ये नहीं पता कि कैसे लोग रहते हैं गरीबी में, क्योंकि जो 1 रुपया उनकी सरकार भेजती थी, जिसका सिर्फ 5 पैसा 10 पैसा मिलता था, जो उनके पिताजी ने स्वयं कहा, एक फ्लोर पे कई छोटे छोटे कमरे होते हैं, एक घर में 6 लोग रहते हैं, माँ पिता बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों की पत्नियां, हस्बैंड, और एक ही कमरे के अंदर किचन भी होता है। जाके देखिए गरीब लोग कैसे रहते हैं, एक फ्लोर पे कितने कमरे में 10 लोग रहते हैं, पूरा परिवार एक कमरे में रहता है। ये हमारे देश की हालत है, जो 70 साल में 56 साल इनकी सरकारें रही, जिसकी वजह से। तो ये भी एक सच्चाई है। दूसरी बात, अगर इनको ऐसे प्रूफ मिले हैं तो राहुल गांधी की तो कर्नाटक में सरकार है, इनफ उनके पास लोग हैं, वहां पे जाके वीडियोग्राफी करके उन्होंने खुद सबूत करके वहां पे दिखाया, क्यों नहीं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बढ़िया थिएटर बनाया हुआ है कांग्रेस के दफ्तर में, वहां पे वो वीडियो प्रूफ दिखा देते। और तीसरी बात, आपके चैनल पे मैं ये मैप दिखा रही, जरा देखिएगा, ये धुले का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का मैप है। पूरी असेंबली में, चाहे धुले रूरल हो, धुले सिटी हो, सिंध खेड़ा हो, मालेगांव आउटर हो, बागलान हो या मालेगांव सेंट्रल, इन सब असेंबली में कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कौन जीत गया? वहां पे कांग्रेस जीत गई। तो इस पे भी क्या धांधली हुई है? इसके भी रिकॉर्ड निकाले कि जहां पे ये एक असेंबली सीट नहीं जीत पाए, वहां पे इनकी लोकसभा जीत गई। तो ना मीठा गप कड़वा चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि देखिए सवाल बड़े सारे, और फिर क्या होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी, आज यहां पर जो 3 पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लोग आए, तीनों लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर वोटर लिस्ट काट दिए गए, यहाँ पे वोट काट दिए गए, यहाँ जोड़ दिए गए, एक घर में 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये सारी चीज़ें हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। तो सवाल ये उठता है, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है तो भाई इसीलिए तो देश में, पूरे देश में SIR करवाई जा रही है, तो फिर SIR का विरोध क्यों कर रहे हो? बंगाल में SIR नहीं चाहिए आपको, बिहार में नहीं चाहिए आपको। बिहार में भी तो यही था कि अगर वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप कहेंगे मतदाता सूची गड़बड़ भी है, और जब मतदाता सूची को ठीक करने के लिए जब मुहिम चलेगी तब भी आप छाती पीटोगे, तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। एक ब्रेक लेकर मैं आ रहा हूं। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने फोड़ा बम, पर उस धमाके में कितना है दम, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं अक्सर जो है, आज हमेशा से जो है
फैक्ट परफेक्ट मैं फैक्ट चेक करता रहा हूं, जो भी खबर होती है उसको लेकर के। आज मैं नहीं कर रहा, और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो कहा है, मुझे लगता है उसका फैक्ट चेक चुनाव आयोग 1-2 दिन में कर देगा। पहले ही शपथ पत्र के लिए बात कर दी है चुनाव आयोग ने, तो मुझे लगता है राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक जो है वो चुनाव आयोग को करना चाहिए, और साथ साथ देश की जनता को करना है, क्योंकि अगर शपथ पत्र वो नहीं देते हैं तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी का फैक्ट चेक देश की जनता करेगी। इसलिए आज मैं फैक्ट चेक नहीं करूंगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक चीज कह दूं, मैं महाराष्ट्र को लेकर कहा गया ना, 2-3 जल्दी एक पॉइंट रख दूं। देखिए, महाराष्ट्र का एक डेटा मेरे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर 40 लाख वोट जोड़े गए ना, ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में, और इसके पहले चुनाव आयोग ये बता चुका है कि हर बार लोकसभा विधानसभा के बीच में जब गैप होता है 6 महीने का, तो उसके बीच कभी 30 लाख, कभी 25 लाख, कभी 40 लाख, कभी एक बार तो 71 लाख वोट जुड़े हैं। तो ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि 40 लाख वोट कैसे जुड़े। दूसरी बात, अगर मान लो राहुल गांधी जी सही हैं और ये 40 लाख वोट जो हैं बीजेपी को जिताने के लिए ये जोड़ दिए गए, तब भी राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता जिता नहीं रही है, तब भी नहीं जिता रही। कैसे, वो मैं बता देता हूं। तब भी वो महाराष्ट्र में मुंह की खा रहे हैं। अगर 40 के 40 लाख ये जो कथित रूप से फर्जी वोट जोड़ेगा सारे बीजेपी को पड़े, क्योंकि बाकायदा जो चुनाव में वोट जोड़ेगा, बता दूं महायुति को, ये जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें 3.2 करोड़ वोट मिले, यानी एनडीए को 3.2 करोड़, और एमवीए जो महाविकास आघाड़ी थी उसको 2.3 करोड़। दोनों के बीच 91 लाख का अंतर था। 91 लाख, 91 लाख। अगर आप इन 40 लाख वोटों को भी निकाल दो, तब भी जो है करीब जो है इतने ही वोट से जो है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस और महायुति बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अपनी हार पर अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन जरूर कर लेना चाहिए। दिक्कत यह है, कांग्रेस वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आरोप लगाओ, भाग जाओ, ये सब करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। अवधेश कुमार, अवधेश जी, भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। आप साबित तो करिए, कुछ साबित नहीं कर पा रहे, आरोप लगा रहे, उससे क्या हासिल होगा भाई? रुकिए, आ रहा हूं पटेल जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनको साबित करना नहीं है, लेकिन 2-3 बातें पहले मैं कहूं फिर कहूं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो फर्जी ला रहे हैं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं अंग्रेजी में नाम लिखता हूं AWADHESHKUMAR। मैंने 3 बार चुनाव आयोग में फॉर्म भरा, AWA कर दीजिए, फिर भी A भी DHESH आ गया। अब राहुल गांधी जी अगर मेरा आधार कार्ड देखेंगे और वोटर आई कार्ड देखेंगे तो कहेंगे ये फर्जी वोटर है ये। तो वो कई बार ये जो फादर के नाम सब बता रहे हैं, वो ऐसी गलतियां होती है मिस्टेक टाइपिंग में। ये सैकड़ों हजारों लोगों की गलतियां हैं, वो फर्जी वोटर नहीं होता है। सेकंड में आता हूं, जो राधिका बता रही थी अभी, देखिए मैं खुद जानता हूं कि 20-25 रिक्शा चलाने वाले हैं, 5 को टेम्पू चलाने वाले हैं। अब उनके गांव का किसी आदमी का दिल्ली में घर है, उनको यहाँ कोई आई कार्ड चाहिए, तो घर वाले गांव के हैं, वो पता कि इस एड्रेस के दे, तो उस एड्रेस से 50 लोगों का हो सकता है, लेकिन उसको आप फर्जी नहीं कह सकते। उसकी जांच करिए कि वो आदमी कहीं 2 जगह तो नहीं होता है। तो चूंकि राहुल गांधी जी को पता नहीं है, ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि हम ऐसा इसी आधार पर हम कुछ न कुछ कर दें। देखिए, राहुल गांधी जी के जो कुछ भी फैक्ट्स आए, आपने भी दिया, मैंने भी थोड़ा बता दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव को ही अगर आप देख लेते हैं तो हर बार का मोटा मोटी परसेंटेज यही रहा है। लेकिन देखिए, जो बाकी शपथ पत्र की आप बात कर रहे हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र का जो मूल है वो चुनाव है। अगर दुनिया में ये मैसेज चला गया कि भारत की वर्तमान सरकार धांधली करके चुनाव आयोग से फर्जी मतदाताओं के आधार पर जीतती है, तो आपका ये क्रोनिक डेमोक्रेटिक घोषित हो जाएगा देश। ये सामान्य बात नहीं है जो वो कर रहे हैं। मतलब पूरे भारत के लोकतंत्र को फर्जी और साख साबित करने का है, क्योंकि चुनाव पर ही तो सब कुछ है। अगर चुनाव आयोग और पूरा चुनाव धांधली से भरा हुआ है, तो फिर तो हम जो दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, वही फेल हो जाता है।
ओके, तो ये सोचिए कि राहुल गांधी जी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गणेंद्र जी, मैं कह रहा हूं किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की स्थिति बना देंगे कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र का कोई साख नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से पुलवामा का जिक्र किया और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि ये सब चीजें चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए की जाती हैं। तो वो किसकी तरफ इशारा है, किसके इशारे पर है, आप उसका अंदाजा लगाइए। उस पर मैं कई बार डिबेट कर चुका हूं। लेकिन गणेंद्र जी से एक सवाल, फिर मैं ब्रेक लूंगा। संक्षेप में गणेंद्र जी, आपने कहा हम कोर्ट थोड़ी जाते रहेंगे, और ये बात सही है। कोर्ट क्यों जाएंगे? क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा? यही कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस ने बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे अभी महाराष्ट्र चुनाव को यह साबित करने के लिए, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नो एविडेंस ऑफ फ्रॉड, नो एविडेंस ऑफ इलीगल वोटिंग, यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। तो आपको पता है कि आप लोग जो आरोप लगाएंगे वो साबित नहीं कर सकते, आपके पास प्रमाण नहीं होते। ईवीएम को लेकर 40 बार अदालतों का दरवाजा खटखटाया, अंत में अदालत ने भी कहा, जज साहब ने कहा भैया एक सबूत तो ले आओ। हर बार आते हो आप 40 बार 50 बार आते हो, एक सबूत तो आपके पास सबूत नहीं होते, इसलिए आप देश की अदालतों में नहीं जाते। सच बात तो यही है। बोलिए। देखिए अशोक जी, आप मानो ना मानो, अवधेश जी माने ना माने, राधिका जी माने ना माने, देश के लोग मान चुके हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है। बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर सरकारें बनाती है, देश के लोग मान चुके हैं। दूसरी बात, लेकिन राधिका जी इसमें का प्रश्न नहीं है, बहुत सीरियस सवाल है, बहुत सीरियस सवाल है। देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। देश के 140 करोड़ लोग हारे जा रहे हैं और नहीं मान रहे। देखिए राधिका जी, गुंडागर्दी करके, चोरी करके, झूठ बोल के, मक्कारी करके, ये करके अगर चुनाव जीत रहे हो तो इसमें कोई हंसने की बात थोड़ी है। आप डेमोक्रेसी को मार रहे गणेंद्र जी सुनिए, आप कह रहे हैं देश की जनता तय कर चुकी है। तो देश की जनता ने दिल्ली की जनता ने आपको अंडा दिया, तो दिल्ली की जनता क्या तय कर चुकी है? आप और कोर्ट में आप जा नहीं सकते क्योंकि कोर्ट आपको अंडा दे देता है। तो सवाल यह है कि कोर्ट आपको अंडा दे देता है, जनता आपको अंडा दे देती है, तो आप लोग सिर्फ मीडिया में उछलते रहते हो। कोई तो बात साबित करिए। कब तक झूठ बोल के झूठे आरोप लगा के भागते रहेंगे भाई? मैं फिर से कह रहा हूं, कब तक झूठे आरोप लगा के भागते रहेंगे? एक बार तो साबित करके दिखाइए। देश की जनता आपको जीरो देती है, जनता अंडा देती है आपको, अदालत आपको अंडा देती है, फिर भी आप लोग सुधरने को तैयार नहीं होते। फिर भी आप कहते हैं देश की जनता तय कर चुकी है। कहां से? कोई पैमाना है आपके पास कि अपने घर में पर्ची लगाकर आपने तय कर लिया कि देश की जनता तय कर चुकी है? एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद। लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ना। अदालत में आप क्यों नहीं जाना चाहते? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद। अगर अदालत को भरोसा नहीं तो अभी सत्येंद्र जैन जी को एक कोर्ट में बरी किया गया एक केस में, तो पूरी आम आदमी पार्टी उछल रही थी कि देखो अदालत से फैसला आ गया, तब आपको अदालत पे भरोसा होता है। लेकिन चुनाव के मामले में अदालत क्यों जाए? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं कि राहुल ने फोड़ा बम, पर इस धमाके में कितना दम, इसी पर चर्चा कर रहा है। रुकिए पवन पटेल जी, आ रहा हूं, एक बार गणेंद्र जी से एक सवाल ले लूं। गणेंद्र जी, मैं आपसे दोबारा बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं, बड़ा गंभीरता से दोबारा पूछ रहा हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट, आपने कहा कोर्ट हम नहीं जाएंगे, कोर्ट कब तक जाते रहेंगे? मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूं। और फिर ये आपने कहा कि जनता ने, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं, आपने कहा जनता ने ये तय कर लिया है कि भाई बीजेपी, तो जनता ने कैसे तय किया? चुनाव में आपने, लोकसभा चुनाव में आपने एक एजेंसी से सर्वे कराया था, उसी एजेंसी से सर्वे तो नहीं करा लिया, क्योंकि उस एजेंसी ने कहा था कि 7 की 7 सीटें आप जीत रहे हैं, उसी एजेंसी से तो नहीं सर्वे करवा लिया आपने? अशोक जी बोलिए। अशोक जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट में तो हम गए थे, माधवी बुच का मामला भी हम ही कोर्ट लेके गए थे। सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं करी थी ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अडानी पे फाइनेंशियल गबन के आरोप लगे, हम ही तो गए थे कोर्ट। और कौन गया था? सरकार ने तो कोई, देखिए देश में क्या है, इस देश में एजेंसीज का काम क्या है? क्या काम है सीबीआई का, क्या काम है ईडी का, क्या काम है सेबी का? अगर कहीं कोई शिकायत आती है वो जांच तो करेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई बीजेपी का नेता चिट्ठी लिख देता है, उठ के ईडी जांच बैठ जाती है, सीबीआई बैठ जाती है, जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब बात आएगी अडानी की, जब बात आएगी माधवी बुच की, जब बात आएगी राजीव कुमार, सर मेरा भी तो सवाल यही है, मेरा भी तो सवाल यही है सर, मेरा भी तो सवाल, गणेंद्र भारद्वाज जी, मेरा भी तो सवाल यही है। रुकिए, आ रहा हूँ पवन पटेल जी, रुकिए पवन पटेल जी, थोड़ा सब्र रखिए, आम आदमी पार्टी को बोलने का मौका दीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। गणेंद्र जी, मेरा भी सवाल, 1 मिनट, गणेंद्र जी सुनिए 1 मिनट, गणेंद्र जी सुनिए 1 मिनट, मेरा सवाल भी यही है। गणेंद्र जी 1 मिनट, गणेंद्र जी मेरा सवाल भी यही है, 1 मिनट, 1 मिनट, ना आप, मैं आप ही की बात को लेकर सवाल कर रहा हूँ। एंकर कौन है? एंकर कौन है? मैं एंकर मैं हूँ, एंकर मैं हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अवधेश को बोल रहे, मैं अवधेश जी तो बोल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो कर देंगे क्या? तो सही भैया 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तय कर ले किसको बोलना है, आप दोनों तय कर लीजिए पहले, नहीं पहले तय कर लीजिए। गणेंद्र जी 1 मिनट, गणेंद्र जी 1 मिनट, पवन पटेल जी बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता बोलना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा देर शांत बैठिए। आप छोटी पार्टी हैं, आपके तो बिहार में कुछ है भी नहीं, तो इसलिए पवन पटेल जी बोलना चाहते हैं, उनको जरा बोलने दीजिए। बोलिए पवन पटेल जी। मैं इनको राधिका जी बात को नहीं किस तरह बात करें, इनको ये भी सीखना चाहिए। अब हम जब फैक्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हारा, राहुल गांधी और मोदी जी जीत रहे, बड़े डायनामिक प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले। अरे क्यों जीत रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने जो 10 सबसे ज्यादा गारंटियों को प्रचारित और प्रसारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार झूठों की सरकार, महंगाई कम हो गई इसलिए जीत रहे हैं। एक समय प्याज के रेट बढ़ते तो सरकारें बदल जाती थी, आजकल तमाशा लगता हुआ है। बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया पवन पटेल जी, बहुत बढ़िया। महंगाई दर कितनी है पवन पटेल जी? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है इस वक्त? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी महंगाई दर कितनी है? पवन पटेल जी 5वीं बार पूछ रहा हूँ, महंगाई दर कितनी है? अभी आपने महंगाई दर कितनी है पवन पटेल जी? 5वीं 6ठी बार महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर कितनी है? अभी आप कुछ भी बोलकर भाग नहीं सकते मेरे प्रोग्राम में। आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, 7वीं बार महंगाई दर कितनी है बताइए? पेट्रोल का रेट कितना है? 8वीं बार महंगाई दर कितनी है? 8वीं बार महंगाई दर कितनी है? 9वीं बार महंगाई दर कितनी है? 10वीं बार महंगाई दर कितनी है? देखिए यही होता है, बस हो गया, बंद करिए, हो गया। देखिए दिक्कत पता क्या है, विपक्ष की दिक्कत पता क्या है? हो गया, विपक्ष की दिक्कत पता क्या है? इनको बोलना है, लेकिन फैक्ट पे नहीं बोलना। अभी इन्होंने बोला महंगाई बढ़ रही है। महंगाई दर इस वक्त 3% से कम है, जबकि इनकी सरकार में महंगाई दर 10% थी। जहां फंस जाएंगे वहां फैक्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बोलना है, हाथ दो हाथ उठा के बोलना है। गणेंद्र जी के पास जा रहा हूं, जब फैक्ट हो तब बोलिए पवन पटेल जी। ये दो टूक है, यहां फैक्ट पे बात होती है, अगर फैक्ट बोलेंगे और अगर गलत बोलेंगे तो आपको पकड़ूंगा, आपको जरूर पकड़ूंगा। महंगाई, सच बात यह है क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी कांग्रेस फेल हो गई है मोदी को रोकने में। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने शहजादी वाले उसमें हैं, इसलिए जब तक उससे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। बोलिए गणेंद्र भारद्वाज। देखिए अशोक जी, एक फैक्ट मैं भी बता देता हूं आपको।
कल अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया और ये कह के लगाया कि हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया और उस क्रूड ऑयल का जो हमने पैसा कमाया उससे हमने यूक्रेन की मदद करी, उससे हम लोगों की मदद कर रहे हैं। उस क्रूड ऑयल की पूरी स्टोरी ये है, 122 बिलियन डॉलर का रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा गया, उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी गई रिलायंस रिफाइनरी को और एक आदमी मुकेश अंबानी ने 28 बिलियन डॉलर कमाए और उसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है। 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ से क्या दिक्कत होगी सब लोग समझा रहे हैं कि जी इससे तो अमेरिका में हमारा माल महंगा बिकेगा। अरे माल ही नहीं जाएगा, जो कंपनियां व्यापार करते हैं, हजारों कंपनियां, वो बंद हो जाएंगी, लाखों बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारों की लंबी लाइन लग जाएगी। ये फैक्ट भी तो है, इस पर चर्चा कौन करेगा? मुकेश अंबानी एक मिनट सुनिए, धर्मेंद्र भारद्वाज सुनिए, धर्मेंद्र भारद्वाज सुनिए, मैंने आपको 1.5 मिनट तक बोलने का मौका दिया, आप विषय से भाग गए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आप भाग गए, क्यों नहीं कोर्ट, मतलब आप अंबानी से लेकर ट्रंप तक की बात करेंगे लेकिन देश की अदालतों में आपका भरोसा नहीं है। आपने खुद का माधवी बुच का मामला हम अदालत में लेके गए, फलाना का मामला हम, ढिमकाना का मामला, तो सारे मामले आप अदालत में लेके जाएंगे, लेकिन जब आप कहेंगे कि वोटों की चोरी हुई है वो मामला अदालत में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहां आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बोलिए पटेल जी, किस अदालत में लेके बोलिए पवन पटेल जी। अरे जाइए ना सर, अदालत में जाइए, अगर दम है तो अदालत में जाइए, हिम्मत है तो अदालत में जाइए। और राहुल गांधी को भी कह रहा हूँ, हिम्मत है तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए ना, सबूत दिखाइए। बोलिए पवन पटेल, बोलिए पवन पटेल, 30 सेकंड में, मेरे पास समय कम है, बोलिए। वीडियोग्राफी को 45 दिन बाद डिलीट करने का प्रावधान क्यों किया गया है? अगर वीडियोग्राफी होती सब फाइंडिंग हो जाता। राहुल गांधी क्यों नहीं गए चुनाव आयोग से इस बारे में बात करने के लिए? चुनाव आयोग ने चिट्ठी भेज के बुलाया था, क्यों नहीं गए राहुल गांधी उनसे बात करने? अच्छा, इसलिए वीडियोग्राफी को 45 दिन बाद नहीं, तो आप जाकर नहीं, चुनाव आयोग से आमने सामने बैठ के सवाल पूछने में डर लगता है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से क्यों डरते हैं भाई? अरे राहुल गांधी डरता तो जाओ ना, चिट्ठी है ना, ये जाओ। और अगर नहीं डरते तो इस शपथ पत्र में हस्ताक्षर कर दे। अगर नहीं डरते तो करेंगे ना, कब करेंगे? वो भी कर देंगे। चलिए इनकी बात 1 मिनट, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, 1 मिनट, पवन पटेल जी की ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। पवन पटेल जी ने कहा इलेक्शन कमीशन के शपथ पत्र पे राहुल गांधी दस्तखत करेंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कांग्रेस के नेता पवन पटेल। राधिका खेड़ा जी, आपका आखिरी कमेंट, 30 सेकंड। राधिका खेड़ा जी, और किसी की आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं, राधिका खेड़ा, 30 सेकंड। आपने जो टॉपिक रखा उस पे 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने फोड़ा बम, उस धमाके में कितना है दम? ना कोर्ट में शिकायत, ना ईसी के दर पे कदम, बस मीडिया में चिल्लाहट और ट्विटर पर गम। हर हार के बाद एक ही सनम, चुनाव चोरी हुआ, यही पुराना भ्रम। यही हमें हर चुनाव के बाद दिखता है। और एक बात मैं आज आखिरी में कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी ने पुलवामा को चुनावी कोरियोग्राफी जो कहा, आज मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, अगर पुलवामा चुनावी कोरियोग्राफी था, इसका मतलब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन, राजीव गांधी जी की असैसिनेशन, 1984 के सिख कश्मीरी पंडित, चलिए ये विषयांतर हो जाएगा मुझे। ओके, चलिए मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवन जी ने तो वैसे कह ही दिया कि राहुल गांधी दस्तखत करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। दस्तखत करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम उसका इंतजार करेंगे, और नहीं करेंगे तब भी हम सवाल उठाएंगे, करेंगे तब हम उनकी प्रशंसा जरूर करेंगे। पर आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।